नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास में आज हम खास तौर से जिक्र करेंगे कि महाराष्ट्र आखिर आज क्यों बंद रहा और क्यों महाराष्ट्र में बंद की कॉल दी गई। ये एक अलग कई बार पैमाना समझा जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हुए हैं तो शायद बंद कामयाब कहा जाए, लेकिन इससे अलग सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर महाराष्ट्र बंद की कॉल किसने दी और महाराष्ट्र बंद की कॉल किस लिए दी गई। तो इसकी जड़ में अगर हम जाएं तो दरअसल जिस तरह से CAA, NPR और NRC को लेकर पूरे मुल्क में अलग अलग तरह से एहतजाज हो रहे हैं, तो इसी एहतजाज की ये कड़ी थी जहां वंचित बहुजन अघाड़ी के जो नेता है प्रकाश अंबेडकर, उन्होंने और कई दूसरी समाजी तंजीमों ने मिलकर आज महाराष्ट्र बंद की कॉल दी थी। और उनका यह मानना है कि बंद उनके नज़र में कामयाब इस तरह से रहा कि एक पैगाम गया कि वंचित बहुजन अघाड़ी और एक बड़ी तादाद में महाराष्ट्र के ज़्यादातर लोग CAA और मरकज़ की बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं उससे खुश नहीं हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी अहम खबरें हैं, तो आप बने रहें हमारे साथ। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि चूंकि आज महाराष्ट्र में बंद की कॉल दी गई थी आज के लिए, और ये बंद जैसा मैंने आपको पहले बताया कि CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इसके खिलाफ थी। और इस बंद के पीछे और भी चीज़ें बताई गई कि जो मरकज़ की पॉलिसियां हैं जिसकी वजह कर आज जो बेरोज़गारी की शरह है वो पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा है, मईशत जो है वो बिल्कुल सुस्त रवि से चल रहा है, GDP उसमें काफ़ी ढलान है। तो ये बहुत सारी इन वजूहात के बिना पर यह बंद की आज कॉल दी गई थी। और प्रकाश अंबेडकर का ये कहना है कि ये बंद जो है दरअसल एक पैगाम देना इसका मकसद था, और उनके मुताबिक ये बंद जो है वो कामयाब इसलिए रहा है कि एक पैगाम गया है और इसमें जिन लोगों ने भी बंद में साथ दिया उनका ये कहना है कि ये बंद इस तरह से कामयाब रहा कि लोगों ने खुद ब खुद इसका साथ दिया। और ये जो आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तस्वीर तो महाबंद की ये तस्वीरें हैं अलग अलग, और इन तस्वीरों में साफ तौर से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इलाके रहे। हालांकि हर पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि चाहे वो कोई तंजीम हो या कोई सियासी जमात हो, सबका एक ख़ास ऐसा इलाका होता है जहां पर उसकी पकड़ ज़्यादा मजबूत होती है, जहां पर उसके नज़रियात को लोग ज़्यादा सही मानते हैं। और तो ऐसे इलाके ख़ास तौर से हैं घाटकोपर और दूसरे मुल्क कई ऐसे इलाकों में इसका ज़्यादा असर आज देखा गया बंद का। और इसके साथ ही ये भी बहुत काबिल ज़िक्र है कि बंद के साथ साथ जो आज बातें प्रकाश अंबेडकर ने कही हैं वो भी बहुत काबिल गौर। उनका ये कहना था कि बंद का ये मतलब नहीं है कि जब कोई किसी तरह से सरकारी किसी इमलाक का नुकसान हो तभी ये समझा जाए कि हाँ ये बंद है। दरअसल ये एक अंतरात्मा, यानी वो ये कह रहे थे कि जो लोगों की आवाज़ है, उनके दिल की आवाज़ है कि ये बंद इसलिए किया जाए कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो लोगों से लोग उस पर इत्तेफाक नहीं करते, तो इसलिए ये बंद उन्होंने बुलाया। कोई जुड़ा नहीं है, तो हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे मोहिउद्दीन का जो इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। मोहिउद्दीन, मैं आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूं कि बंद जो आज ये बुलाई गई, ये इस बंद को बुलाने के पीछे क्या सिर्फ बहुजन अघाड़ी जो है वो तंजीम थी या और कई दूसरी तंजीमें भी थी, और इनके बंद के बुलाए जाने का मकसद क्या था, ये क्या पैगाम देना चाहते थे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुंबई में जो है आज बंद का असर मिला जुला दिखाई दिया। ऐसे इलाके जहां पर जो है दलित अफराद, दलित आबादी है, पसमानदा तबकात है, यहाँ पर जो है बंद का असर दिखाई दिया। रमाबाई कॉलोनी, मुलुंड, घाटकोपर जैसे इलाकों में जो है बंद का असर यहाँ पर दिखाई दिया। मुंबई के अलावा अगर बात करें तो भिवंडी, इगतपुरी, औरंगाबाद, अकोला और ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर बंद का असर दिखाई दिया। और प्रकाश अंबेडकर का ये दावा था, प्रकाश अंबेडकर का ये कहना था कि ये बंद जो है वो उसको 25 तंजीमों की हिमायत है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हामिद इदरीसी,
जो कि वंचित बहुजन अघाड़ी के लीडर हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जी। एक बात ये बताइए कि जो बंद का ऐलान किया गया था आपकी जानिब से और ये बंद का जो है मिला जुला असर दिखाई दिया, क्या ये वंचित बहुजन अघाड़ी का ही बंद था कि इसमें दीगर तंजीमें भी शामिल थी? नहीं, ये लीड एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर साहब ने ली थी, लेकिन उसके वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ साथ बहुत सारी जो सामाजिक संगठनाएं हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, उन सभी लोगों ने जो है इस बंद को समर्थन दिया था। उलेमा की ऑर्गेनाइजेशन ने, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको मजबूत और बड़े तरीके से समर्थन देने का काम किया था और बहुत शानदार और कामयाब बंद रहा ये पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन देखा यह गया है अमित साहब के मतलब इस बंद का मुंबई में वैसे असर दिखाई नहीं पड़ा। जो ज़िंदगी मफलूज हो जाती है, जो ज़िंदगी मुतासिर होती है मुंबई में, आमतौर पर जो बंद होता है दिगर तंजीमों का, शिवसेना का, लेकिन इस तरह का बंद जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। ये बंद को जो है वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं माना जा रहा है, इसकी वजह पे नहीं, ये बंद बहुत कामयाब था। आप देखेंगे मदनपुरा हो, वर्ली हो, दादर हो, वडाला हो, ये तमाम इलाके जहाँ जहाँ हम लोग पहुँच सके वो तकरीबन पूरी तरीके से बंद रहे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि ये बंद जो है वायलेंट नहीं रहा, कहीं पर फोर्स नहीं किया गया लोगों को। लोगों ने वॉलंटरली जो है वो अपना कारोबार, अपनी दुकानें और सब कुछ बंद रखा। ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से देश आगे जा रहा है उस तरीके से लोगों का खुद से ये मानना है कि कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, इसलिए वॉलंटरली लोगों ने इसको जो है बंद करने का काम किया। हमने कहीं पर पुश नहीं किया, बल्कि बाला साहब का ये आदेश भी था कहीं पर कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जो असंवैधानिक हो या जो पब्लिक को कहीं तकलीफ देने की बात हो। बहुत सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी तय किया था कि हम लोग जो है इसको कहीं पर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो उस तरीके से देखा जाए तो ये बंद पूरी तरीके से कामयाब रहा है। जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि हम जहाँ पर मौजूद है YMCA ग्राउंड है जो कि मुंबई के आगरेपाड़ा में आता है। यहाँ पर जो है वो बहुत ही बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं, एहतजाजी जलसा हो रहा है और इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए मुंबई के कोने कोने से लोग यहाँ पर मौजूद आए हुए हैं। इस जलसे के ताल्लुक से बाद में बात करते हैं। पहले आमिर इदरीसी से एक और सवाल का जवाब जान लेते हैं कि माना जा रहा था कि मतलब जो दलित है वो खुल के सामने नहीं आ पा रहा है CAA और NRC के ताल्लुक से। हिंदू जो है वो माना जा रहा है कि आम हिंदू इसको जो है इतना अफेक्टेड नहीं महसूस कर रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि मेंटलिटी चेंज हो रही है और दलित लीडरान भी जो है वो आगे आ रहे हैं NRC को सपोर्ट करने के लिए? जी, पूरी तरीके से मेंटेलिटी चेंज हो रही है। ये सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाहती थी, पैगाम देना चाहती थी कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ लाया गया है, जिसमें वो बुरी तरीके से फेल हुए। ये कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि गरीब जनता के खिलाफ है, ये पूरे देश के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है, उन लोगों के खिलाफ है जिनके पास खुद का घर नहीं, उन लोगों के खिलाफ है जिनके पास खुद की जमीन नहीं, या उन लोगों के खिलाफ है जिनके पास जो है जो बंजारे हैं, VJNT हैं, दलित हैं, OBCs हैं, इन तमाम लोगों के खिलाफ है ये कानून। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग NRC में अपने डॉक्यूमेंट 50 साल पुराने कैसे सबमिट करेंगे। मुसलमानों की बात जाने दीजिए, आप देश का गरीब अपने डॉक्यूमेंट्स, किसान, मजदूर, ये जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, ये लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करेंगे, ये तमाम लोगों को समझ में आ रहे हैं। हाँ, ये बात है कि हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए, जिस तरह से बाला साहब अम्बेडकर ने एक बड़ा स्टैंड लिया है, दूसरे दलित नेताओं ने जो है एक बड़ा स्टैंड लिया है, लोगों के बीच जाकर समझाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है, ताकि लोगों को मालूम पड़े कितना खतरनाक कानून है, देश को जो है एक अंधकार में ढकेला जा रहा है। सवाल मेरा आपसे यह है कि अमित शाह का बाकायदा बयान आ चुका है कि वो इस कानून पे से जो है वो और NRC पे से जो है वो 1 इंच भी जो पीछे नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि इस बयान के आने के बाद बाला साहब अम्बेडकर का जो है वो बंद का ऐलान होता है और जहाँ तक दलित लीडरशिप है वो 2 खानों में बटी हुई है। एक रामदास आठवले हैं जो मोदी हुकूमत का सपोर्ट करते हैं और एक बाला साहब अम्बेडकर है जो अपोज करते हैं। तो कितना असरदार देखते हैं आप इस सिनेरियो में, इस पूरे प्रोसेस में? देखिए, ऐसा है कि रामदास आठवले जी की तो बात नहीं की जाए वो अच्छा है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जहां तक बात है 1 इंच पीछे नहीं हटने की, होम मिनिस्टर की बात है, आप ये समझिए कि ऐसा बयान आदमी उसी वक्त देता है जब वो पूरी तरीके से घबराया हुआ हो। तो इस वक्त होम मिनिस्ट्री और सरकार पूरी तरीके से घबराई हुई है और अगर वो ये कहते हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे तो हम धक्का मारकर गिरा देंगे इन लोगों को, ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। जी मोहिउद्दीन, तो ये बंद के ताल्लुक से बात हो गई और सबसे असल यही है, जैसा ये कह रहे थे कि इस बंद में कोई फोर्स नहीं किया गया, जबरन तोड़ फोड़ नहीं की गई। बहरहाल वो तो जमीनी हकीकत कुछ और पता चलेगी। मोहिउद्दीन, आप जरा देर ठहरे, मैं इस वक्त 8 अहम खबरें जो है इस वक्त अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूं। थोड़ी ताखिर हो गई आज। 8 अहम खबरें ये हैं जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देखेंगे कि इन खबरों के इर्द गिर्द आज हम बातचीत कर रहे होंगे। सबसे पहली खबर यह है कि कल्ब सादिक जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नायब सदर हैं वो आज लखनऊ पहुंचे, घंटा घर, जहां पर खवातीन पिछले कई दिनों से
खुले आसमान के नीचे 24 घंटे वहां पर एहतजाज कर रही हैं लखनऊ के घंटाघर में। और इस बीच कई बड़े नामवर शख्सियत वहां पहुंच चुके हैं ख्वातीन के साथ उनकी सॉलिडारिटी के लिए। और आज कल्ब सादिक वहां पहुंचे, वहां पर उन्होंने क्या बात कही है खास, वो हम आपको अब सुनाएंगे भी। तो कल्ब सादिक ने इस खास तौर से कहा है कि हुकूमतों का जो किरदार है वो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें अवाम अपने जो असहमति है या किसी बात पर अगर मुत्तफिक नहीं है तो उसके इजहार की उसे जगह ना मिले। उनका इशारा इस तरफ था जिस तरह से वज़ीर आला उत्तर प्रदेश के उन्होंने कहा है कि बंद जो है उसको लेकर खवातीन को लोगों ने आगे कर दिया, ऐसी कई उन्होंने बातें कही थी। तो कल्ब सादिक जब आज घंटा घर पे पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, ये बयान आपको हम सुनाना चाहते हैं। कल्ब सादिक जो ऑल इंडिया मुस्लिम प्रसार बोर्ड के नायब चेयरमैन हैं। खवातीन नहीं होती, खवातीन मर्दों को पैदा करती हैं। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? तो ये मर्दों की माँ है, ये जम जाएंगी तो सबको उखड़ना पड़ेगा। इसलिए कि खवातीन में हर एक घर में उनका मियाँ होगा तो बीवी डरेगा तो वो करेगा जो बीवी चाहेगी। तो हम बिल्कुल मुतमईन है कि आप लोग जमे रहे, आप लोगों को धोखा न दिया गया, आप लोगों ने धोखा न खाया। प्लांटेड लोग आपके आ जाएंगे, बताइए ऐसे लोगों से बी केयरफुल। ये नहीं आएंगे, आप जमे रहेंगे तो कामयाबी आपकी है बस। ये वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योगी जी से क्या कहेंगे आप? योगी जी ने कहा कि मर्द रजाई के अंदर आराम कर रहे हैं, औरतें बाहर मुजाहिरा कर रही हैं। फोन हटाओ यार, भाई का फोन है भाई, कैमरे का। योगी जी ने कहा जी हाँ, योगी जी को बात करने की तमीज नहीं है। आई नो हिज बैकग्राउंड, पूरी बैकग्राउंड हमको मालूम है क्या है। वो उनको तमीज से बात करना चाहिए। ये तमीज वालों का शहर है, बदतमीजों का शहर नहीं है। तो कल्ब सादिक ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि किस तरह के बयानात खवातीन के एहतजाज के ताल्लुक से दिए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सदर जमहूरिया रह चुके प्रणब मुखर्जी की है। इन्होंने भी एक खास बात कही है। सदर जमहूरिया रह चुके हैं ये, इनका ये कहना है कि ये जो एहतजाज जिस तरह से हो रहा है तो ये एहतजाज जमहूरियत की जड़ों को, इस तरह के एहतजाज मजबूत करते हैं। क्योंकि अगर वो कोई मुल्क जमहूरी है तो वहां पर हो सकता है कि हुकूमत की किसी पॉलिसी से अवाम जो है वो मुतमईन ना हो, तो उसे ये जमहूरी मुल्क में हक है कि वो इसके खिलाफ एहतजाज उठाए। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो एहतजाज और जो है वो जमहूरियत की जड़ों को और मजबूत कर रहा है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है जहां वज़ीर आज़म उन फनकारों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं और उनके फ़न का मुजाहरा भी वहां पर किया गया है। ये तमाम फनकार वो हैं जो 26 जनवरी के दिन परेड में शामिल होंगे। चौथी तस्वीर है, CAA पर महाराष्ट्र बंद रहा, उसका जिक्र पहले ही कर चुके हैं। अभी फिर से हम मोदी के पास जाएंगे चूंकि, और इसका बंद की वजह भी बताई गई कि CAA NRP और NPR और NRC के खिलाफ ये बंद है। और सुप्रीम कोर्ट का आज मरकज को नोटिस मिला है। ये एक बहुत अहम खबर इस ताल्लुक से है कि आमतौर से जो लोग हिरासत में होते हैं वो हिरासत में उनकी अगर मौत हो जाती है, हिरासत में होते हुए अगर वो जेल में है या थाने में है और उनकी अगर मौत हो जाती है या उनके साथ इस्मत रेजी या ऐसी कुछ वाकयात हो जाती हैं तो उनकी जुडिशियल इंक्वायरी होना जरूरी है, ये अनिवार्य है, जरूरी है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से जवाब मांगा है। और जो आप देख रहे हैं छठी तस्वीर, ये हैदराबाद की है जहां पर CAA NRC और NPR को लेकर एहतजाज किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ बेंगलुरु की तस्वीर आप देख रहे हैं, बेंगलुरु में भी एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है। बेंगलुरु में या मैंगलुरु में या गुलबर्गा में, यानी कर्नाटक के कई जगहों पर एहतजाज लगातार हो रहा है। और ये आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं लोहरदगा की है। लोहरदगा में फिलवक्त वहां पर कर्फ्यू नाफिज है। दरअसल लोहरदगा में एक रोज कबल वहां जो है CAA की हिमायत में BJP और VHP जैसे तंजीमों ने और कुछ आम लोग भी शामिल थे, उन्होंने एक हिमायत में एक रैली निकाली थी। लेकिन रैली के बारे में बताया गया कि उन्होंने जो रैली निकाली, जुलूस निकाला, उसमें कई इश्तिआल अंगेज नारेबाजी और कुछ ऐसे इश्तिआल अंगेज गाने जो है उसमें बज रहे थे, जिससे वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस पर एतराज किया। और इस एतराज के बाद आपस में वो नोकझोंक हुई और उसके बाद मामला काफी बिगड़ गया और कई दुकानों को नजर आतिश कर दिया गया है, कई गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया है। और इसमें खास तौर से जो अक़लियती तबका है वो ये कह रहा है कि उनका बहुत बड़ा इसमें नुकसान हो गया है। अलग अलग इसके बारे में बातें आ रही। फिलहाल वहां पर
कर्फ्यू नाफिज है। तो ये आज की 8 तस्वीरें थी। अब सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ खुर्रम भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से और मोहिउद्दीन हमारे नुमाइंदे हैं मुंबई से। तो दिल्ली से खुर्रम, इस वक्त आप कहां पर हैं और इस वक्त एहतजाज को लेकर क्या बातें सामने आ रही हैं? देखिए विशाल, मैं इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में हूं और यहाँ की जो तस्वीरें हैं, मैं सबसे पहले अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो यहाँ की जो तस्वीरें हैं एक लॉन्ग शॉट आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से यहाँ पर आज 42 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि 43वां दिन है और आज भी यहाँ पर वही जोश और वही जज्बा आपको दिखाई देगा। और ख़ास बात यह है कि इसमें ख़वातीन अपने बच्चों के साथ शामिल हो रही हैं। आपको यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें दिखाई देंगी, भारत का झंडा दिखाई देगा और वो बड़ी तादाद आपको दिखाई देगी जो यहाँ पर अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए आई है। तो ये तमाम चीज़ें विशाल यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि दिल्ली में जिस तरह से एहतजाज हुए हैं, कुरेजी में एहतजाज हो रहा है, खजूरी में एहतजाज हो रहा है, सीलमपुर में एहतजाज हो रहा है और मुस्तफाबाद में एहतजाज हो रहा है, तो इसका पूरा असर दिल्ली में जिस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं उस पर भी उसका असर नजर आ रहा है। बयानबाजी हो रही है। आज कपिल शर्मा ने जिस तरह से एक ट्वीट किया था उसको इलेक्शन कमीशन ने सीधे तौर पर हटाने का हुक्म सादिर किया। तो ये तमाम चीज़ें दिल्ली में हो रही हैं। लेकिन जहां तक एहतजाज की बात है, एहतजाज में शामिल लोग पीछे नहीं हटे हैं, आज भी उसी बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हैं और अपनी बात रखने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। तो खुर्रम, क्या इस एहतजाज में अब भी जामिया के तलबा शामिल हो रहे हैं या फिर ये जो आम आवाम है उसकी शमूलियत इसमें ज्यादा बढ़ गई है? देखिए विशाल, शुरू से ही यहाँ पर जामिया के तलबा के साथ साथ आम लोग शामिल होते रहे हैं और शमूलियत जो करीब के मकामी लोग हैं जो उन्होंने कहीं ना कहीं जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ा है, इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और इसके कुर्ब जवार में आबाद हुए हैं, तो ये तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और जामिया के तलबा भी इसमें शामिल हैं। खासतौर से कई तस्वीरें ऐसी देखने में आई हैं कि 8-8 घंटे 18-18 घंटे यहाँ पर लोग अपना वक्त दे रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ जामिया के एक तालिब इल्म और यहाँ के मौजूद हैं। आप किस डिपार्टमेंट में हैं और यहाँ पर क्यों आप खड़े हुए हैं? मेरा नाम ताज मोहम्मद हुआ, मैं मास्टर मारा कल्चर से हूँ। मैं इसलिए कि हमारे जो 15 तारीख को जो हमारे लाइब्रेरी में हमला हुआ था, मैं भी उसमें पढ़ रहा था। मैं भी 3 दिन होल फैमिली हॉस्पिटलाइज रहा है। जब तक हम लोग को ये फैसला नहीं मिल जाएगा जब तक हम लड़ रहेंगे। जो ये CAA NRC जो है इसके खिलाफ जो एहतजाज हमारा जारी रहेगा। और जो ये जो संसद में बैठे हुए जो नेता है, जो अमित शाह कुछ और बोल रहे हैं, मोदी जी कुछ और बोल रहे हैं, जो रविशंकर जी कुछ और बोल रहे हैं, पर हम ये कहना चाहेंगे आपके न्यूज माध्यम से कि पहले ये लोग बैठ के तय कर लें कि यह है क्या। कुछ रविशंकर बोल रहे हैं कि NRP जो है ये NRC का पहला कदम है और अमित शाह बोल रहे हैं, जो मैं न्यूज़ में देख रहा था ANI में, कि NPR का कोई ये नहीं स्टेप नहीं है। मगर उसके बाद देखते हैं क्या कि रविशंकर बोल रहे हैं कि जो NPR है वो NRC का पहला कदम है। तो हम लोग ये तय कर लिए हैं कि हम लोग एहतियात जारी रहेगा जब तक इंसाफ नहीं मिल जाए, जारी रहेगा। वजीर आजम ने कुछ बातें कही, लेकिन अमित शाह जो हमारे वजीर दाखिला हैं वो लगातार ये कहते रहे हैं कि हम हुकूमत कदम पीछे नहीं हटाएगी। सुप्रीम कोर्ट में एक बात गई, लेकिन उसके बाद एक लंबी तारीख मिली है, 1 महीने की तारीख मिली है। अब आगे क्या है? देखिए साहब, ये जो प्रोटेस्ट है ये इस बात के खिलाफ है कि जो इन्होंने जो हमारा संविधान है उसके खिलाफ है। असल में ये लोग सोचते हैं कि कोई अपोजिट पार्टियां या कोई हमें बरगला रहा है या हमें कोई पैसा दे रहा है, ये गलत सोच है। मैं लक्ष्मी नगर से हूँ, मैं आया हूँ, मेरी बेटी यहाँ है, मैं प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ, न कि पैसे के लिए। ये सिर्फ हमारी इस वक्त अगर हम लोग नहीं उठे तो कब उठेंगे। बात ये है कि वो ये कहते हैं कि हम ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं, लेकिन इस बात को साफ भी आकर करते नहीं हैं। दोनों एक साथ अगर कहीं आए और अपना बयान देके भाई ये बात इस तरह से है और इस तरह नहीं है, हम भी उनकी औलाद की तरह हैं, तो हम समझाएं। काफी कुछ साफ करने की जरूरत है। आप नौजवान हैं, पहले मुझे बताइए कि आपने ये क्या लगाया है और ये भी मुझे बताइएगा कि आप जैसे नौजवान क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे जो भी NRP हो रहा है, NRC है, जो भी चल रहा है, ये कहीं ना कहीं सारे लोगों को भटकाने के लिए है, क्योंकि इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं और सारी चीज़ों को लेके कहीं तो ये कहते हैं कि मुझे मोदी जी से सबसे पहले तो यही पूछ रहे हैं उनसे, वो ये कहते हैं कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास होगा। तो मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन उनकी जो बाद वाली बात है दूसरी, कि सबका साथ तो वो ले रहे हैं लेकिन सबका विकास क्यों नहीं कर रहे हैं।
सबका विकास क्यों नहीं हो रहा है? मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ठीक कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास है, उनका ये सेंटेंस सही है, लेकिन सबका साथ तो आप ले रहे हैं, लेकिन सबका विकास कहाँ हो रहा है? लिमिटेड कुछ लोग हैं, कुछ कम्युनिटीज हैं, कुछ फायदा उठा रहे हैं, उन लोगों का फायदा हो रहा है। तो सबका साथ अगर आप ले रहे हैं तो सबका विकास भी तो करिए, ये चीज जरूरी है। और आप कहते हैं, और आप ये कहते हैं कि मैं सबका साथ सबका विकास। यहाँ पर एक खातून है, मैं उनसे जरूर मालूम करूंगा, आप अपने बेटे को लेकर यहाँ पर आई हैं, किस चीज ने आपको यहाँ पर मजबूर किया कि आप यहाँ पर आए? देखिए, आज हम सब एक पेरेंट्स के तौर पे हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारे आने वाले बच्चे हमसे पूछेंगे कि हमने उनके लिए क्या किया। जब उनसे उनकी सिटीजन होने के लिए सबूत मांगा जाएगा, वो हमसे पूछेंगे कि मम्मी पापा आपने हमारे लिए क्या किया जब आपके टाइम पे ये लड़ाई हो रही थी। तो हम मेन है, हम अपने लिए नहीं है, हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए कि हम हमारे साथ जो हो हमारे बच्चों को वो सब ना झेलना पड़े। आप कुछ कहना चाहती हैं? खुर्रम, शुक्रिया आपका। मैं अब सीधे रुख करूंगा मोहिउद्दीन का, जो मुंबई से हमारे साथ मौजूद है, जहां YMCA स्टेडियम में भी इस वक्त कुछ ऐसा ही मजमा लगा है। मोहिउद्दीन, आपके साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात कीजिए। जी देखिए, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें बताऊंगा कि YMCA जो मैदान है वहां पर जो है वो हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और अपने हाथों में जो है वो तिरंगा लिए हुए यहाँ पर आ खड़े हुए। इनका यही मुतालबा है कि जिस तरह से जो है NRC और CAA के ताल्लुक से जो हुकूमत का स्टैंड रहा है, ये दोगला स्टैंड रहा है और इसी बुनियाद पर जो है वो हर मजहब हर जात के लोग जो है YMCA ग्राउंड पर जमा हुए हैं, क्योंकि आज जो है वो वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से महाराष्ट्र बंद की कॉल दी गई थी और ये महाराष्ट्र बंद की कॉल जो है वो कहीं कहीं कामयाब होती दिखाई दी। उसी के साथ साथ जो है वो मुंबई के YMCA मैदान में पिछले हफ्ते ही यहाँ पर एहतजाज का ऐलान हो चुका था। हम यहाँ पर आने वाले लोगों से मालूम करते हैं कि एक बात ये बताइए कि आप भी एहतजाज में शामिल हुए, आप कहाँ से हैं और आप क्या कहना है इस एहतजाज के ताल्लुक से जो हो रहे हैं? मैं मुंबई से ही हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। हम पूरा डॉक्टर का एक डेलीगेशन यहाँ लेकर आए हैं। जो प्रोफेशनल है, डॉक्टर्स है, वो सब इस anti-CAA प्रोटेस्ट में हम जुड़े हुए हैं। हम इसलिए जुड़े हुए हैं कि ये असंवैधानिक एक्ट है, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है उसके ऊपर एक काला दाग ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में बात ये है कि ये CAA के नाम पर ये लोगों को बांटना चाहते हैं। ये लोगों को बांटना चाहते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर, दलित और ब्राह्मण के नाम पर। इनके जो है इरादे खराब है। हमें CAA से प्रॉब्लम नहीं है, हमको इनके नीयत से प्रॉब्लम है। मोदी और शाह की जो नीयत है उससे हमको प्रॉब्लम है। हमको प्रॉब्लम ये है कि ये बांटने की राजनीति करना चाहते हैं। जो जिस तरह अंग्रेजों ने हमको बांटा था, शाह और मोदी वापस यहाँ पे जनता को बांटना चाह रहे हैं। हम लोग बचपन से लेकर अभी तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई साथ में रहे हैं। हमने साथ में स्कूल पढ़ा है, हमने साथ में कॉलेजेस पढ़े हैं। हम डॉक्टर्स हैं, हमारे पेशेंट हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। हमारे मन में कभी भी ये बात नहीं आती थी कि मैं मुसलमान हूँ और दूसरे लोग हिंदू है। हम सब भारतीय थे। देखिए, दूसरे एक शख्स यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने जो है वो अपनी टी-शर्ट पे बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी की तस्वीर लगाई हुई है। आप कहाँ से आए हैं और आप इस एहतजाज में शामिल हुए हैं, तो क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं रहने वाला बिहार का हूँ और मैं गोंडी में रहता हूँ। हम लोग काम करने वाले आदमी हैं, लेकिन NRC की बात है। अब NRC उन्होंने लगाया है तो मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, यहाँ तो सारे आदमी के लिए है, हर इंसान के लिए है। ठीक है, हर इंसान के लिए है, हर हिंदू मुस्लिम सब के लिए है, या हमारे मुसलमान के लिए नहीं है। समझ में आया बात? यहाँ पर इतना बड़ा मजमा रखा हुआ है, हर इंसान के लिए, हर आदमी आया है। बहुत तो आप बिहार में से ताल्लुक है आपका, आप यहाँ पर काम करते हैं, तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड हो पाए हैं? आपने डॉक्यूमेंट जमा करा पाया है? नहीं, यहाँ हम लोग के पास तो कुछ नहीं है। यहाँ हम लोग के पास नहीं है कुछ, गांव में ही है जो भी है पूरा। ठीक है, तो जब अगर NRC का मामला आ गया तो कैसे आप इसको जो है हेल्प कर पाएंगे? अब तो गांव में जाना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ सबसे पहली बात। और मोदी जी से पूछिए कि मेरी शक्ल देख करके सबसे पहले मेरी जाति और धर्म को बताएं कि हम क्या हैं। जैसे वो ड्रेस देख करके पहचान लेते हैं कि ये आदमी फसादी हो।